बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सफारती जीत भारत की सफारती मौत है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को खित्ते का मुकद्दर बदलने के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया है और पाकिस्तान को एशिया टाइगर बनाने के लिए ख़ास तौर पे मेहनत की जा रही है। इसके पीछे क्या हकीकत है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हालात बदले बदले लगते हैं। भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान ईरानी सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल करता है, ना इसराइल को बुरा लगता है ना अमेरिका को बुरा लगता है। इसके साथ ही फिर देखते हैं कि फील्ड मार्शल अमेरिका का दौरा करके वापस आते हैं और चीन का दौरा करने चले जाते हैं। भाई ये क्या कहानी है। और यही नहीं, फौरी तौर पे चीन के वज़ीर ख़ारजा जहां भारत जाते हैं, फौरी तौर पे पाकिस्तान का मसला हल करने के लिए अफ़गानिस्तान जाते हैं और फिर फौरी तौर पे पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि मामला है मुश्तरका मुफादात का। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश में 13 साल के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जाते हैं और गैर मामूली रिस्पॉन्स पाकिस्तान को मिलता है। क्या भारत के लिए 3 फ्रंट वार का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान इस वक्त ईरान, चीन, अमेरिका और बांग्लादेश में सफारती धमालें डाल रहा है। चीन 3 मंसूबों पे पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत का घेरा इसके ख़िलाफ़ तंग होता जा रहा है। और इस वक्त ट्रंप ने एक सफ़ीर भारत के लिए मुतय्यन किए हैं जिनका नाम है सर्जियो गोर, जिनको एक अज़ाफ़ी ओहदा भी दे दिया गया है। और उनका मकसद भारत में आना क्या है, भारत में इस हवाले से बहुत ही गुस्से और अफसोस का इज़हार किया जा रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करने जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त भारत के लिए चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो चुकी हैं। भारत जिसने अपनी 25 साला इन्वेस्टमेंट अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक टाइज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर दी, और उसने एक वक्त था जब कहा यह जाता था कि भारत जो है वो नॉन अलाइंड कंट्री है, वो न किसी का दुश्मन और ना ही किसी का दोस्त सवाए पाकिस्तान के। लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे रशिया की बजाय अमेरिका, यूरोप और पता नहीं किस किस से ताल्लुकात बनाने चाहिए। और उसके लिए उसने अपने हमसाए चीन से एक बड़ी दुश्मनी मोल ले ली। भारत को इस वक्त ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई हमारी जिस बात पे ट्रंप चाचा नाराज़ हो जाते हैं, पाकिस्तान को उन्होंने खुली छुट्टी क्यों दी हुई है। तो इस हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं मेरे पास। और सबसे पहले आपको बता दें कि भारत ने का जो अमरीकी सफ़ीर है उसका नाम है सर्जियो गोर, और वो है स्पेशल इन्वाय, यूएस स्पेशल इन्वाय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टेट। अब यहाँ पे एक नया मसला भारत के लिए शुरू हो गया है। एक तरफ पाकिस्तान स्ट्रेटजिक टाइज़ अमेरिका के साथ, सेंट्रल एशिया रीजनल चीफ्स की कॉन्फ्रेंस और ये तमाम मामला जो हैं चल रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स को जिसके पास पहले ही एक अहम ओहदा है और वो डायरेक्ट ट्रंप को रिपोर्टिंग है, उनको भारत भेजने का मकसद क्या है। तो बात यह है कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर की वो मीटिंग और उसके बाद ट्रंप और मोदी की वो कॉल जिसमें तलखी बढ़ गई थी, ने बहुत से रास्ते पाकिस्तान के लिए हमवार कर दिए। यहाँ तक कि बहुत से जो सीरियस थिंकर हैं भारत के, वैसे तो बहुत कम सीरियस थिंकर हैं, लेकिन अगर प्रवीण सहाने जैसे एक दो अगर कोई सीरियस थिंकर हैं तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी नज़र में एक मैच फिक्स जनरल आसिम मुनीर ने करवाया इसराइल और ईरान के दरमियान। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ मारेंगे या वहाँ मारेंगे और मैच फिक्स करके इस मामले को सुलझा दें। और इस हवाले से वो ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि मिडल ईस्ट से लेके साउथ एशिया तक जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप को वो बहुत कुछ समझा दिया है जो कि उनकी समझ में आ गया है। अब इसके साथ ही आपको पता है कि बांग्लादेश का जो मामला है ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए हसास भी है और सीरियस भी। क्या आपको पता है कि 2009 से 2024 तक भारत के बॉर्डर पे, वो बंगाल वाली साइड, चिकन नेक वाली साइड, 7 सिस्टर्स वाली साइड जो है, वहाँ पर
وہ جو آتش فشاں پھٹ رہے تھے پچھلی کئی دہائیوں سے، وہ ایک دم سے رک کیوں گئے؟ اور اب جو پاکستان بنگلہ دیش میں جا رہا ہے تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 1971 تک تو سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا۔ اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کی انٹری ہوتی ہے، مفتی بانی آتا ہے، بھارت کی انٹری ہوتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں شیخ مجیب الرحمان اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ جنرل ضیاء الرحمان تھا، جو کہ اس وقت جس نے چٹاگانگ سے آزادی کا اعلان کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ملٹری اکیڈمی کاکول میں ٹریننگ لی، 1971 میں بھارت کے خلاف لڑا اور حلال جرأت حاصل کیا۔ اب جب 1975 میں شیخ مجیب اپنی پوری فیملی سمیت قتل ہو جاتا ہے تو اس کی 2 بیٹیاں جو ملک سے باہر ہوتی ہیں، جس میں شیخ حسینہ واجد بھی ہوتی ہے، وہ بچتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو حکمران بنتا ہے وہ ہوتا ہے جنرل ضیاء الرحمان، جن کی بیوی ہیں خالدہ ضیاء۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 81 تک 6 سال تک بنگلہ دیش میں حکومت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا قتل بھی ہوتا ہے، اور پھر جنرل حسین محمد ارشد 1982 سے 89 تک آتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے نیوٹرل ہوتے ہیں ان دونوں پارٹیوں کے درمیان، اور جس کی وجہ سے پھر حسینہ واجد کو جگہ مل جاتی ہے واپس آنے کی۔ اب یہاں تک یہ کہانی کا مطلب آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ جس طرح رجیم چینج کے نعرے لگتے رہے ہیں مختلف ممالک میں، اسی طرح اس وقت بھارت ساؤتھ ایشیا کے اندر رجیم چینج کی کیپیبلٹی حاصل کر چکا تھا، اور اس نے شیخ حسینہ واجد کو 14 سال تک اقتدار میں رہنے کے لیے انتھک محنت بھی کی اور انویسٹمنٹ بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کے اندر اس کی یہ ذمہ داری بن گئی کہ وہ بھارت کے تمام تر مفادات کا تحفظ کرے۔ اب شیخ حسینہ واجد جا چکی ہے، اس کو پناہ بھی بھارت نے دی ہے، اور وہاں سے بیٹھ کے وہ اپنی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو خالدہ ضیاء جب آئیں اقتدار میں، پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار بھی ابھی خالدہ ضیاء سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ اب پاکستان کے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو رجیم چینج ہوا ہے یہ پاکستان کی مرضی کا ہے، کیونکہ اس وقت سٹیک ہولڈر چین پاکستان کے ساتھ بن چکا ہے، چاہے ٹرائی اینگل ہو افغانستان، پاکستان اور چین کا، چاہے ٹرائی اینگل ہو پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کا، ہر جگہ پہ پاکستان اور چین اس خطے کے اندر مل کر کام کر رہے ہیں۔ جہاں چین پاکستان کے ساتھ سی پیک بنوا رہا ہے 2.0، اس کے ساتھ وہ پاکستان کے سارک مائنس انڈیا پہ کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کو ایشیا ٹائیگر بننے کے لیے جو بھی لاجسٹک سے لے کے ریجنل پاور بلڈ کرنے تک جو بھی ضرورت ہے وہ اس کی پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ وجہ ہے کہ بنگلہ دیش چائنا اور پاکستان کا ایک نیکسس بن چکا ہے۔ اب وہاں جب ہم نے کہا کہ پہلا حملہ ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ اب ہم مشرق سے شروع کریں گے، تو مشرق میں کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ چکن نیک ہے۔ اب چکن نیک کیا ہے؟ چکن نیک بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال کے درمیان وہ باریک سا رستہ ہے 16 کلومیٹر کا، جس کو اگر کاٹ دیا جائے تو بھارت کا اپنی 7 اسٹیٹس کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور وہ 7 اسٹیٹس جہاں پہ تامل ناڈو بھی ہیں، جہاں پہ ناگالینڈ کی آزادی کی موومنٹ بھی ہے، جہاں پہ نیکسلیٹ ماؤس بھی ہیں، وہاں پہ اروناچل پردیش بھی ہے، جس کو چین ساؤتھ تبت کا حصہ سمجھ کے اپنا حصہ سمجھتا ہے، اور وہاں آسام بھی ہے جسے بنگلہ دیش اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ اب پاکستان بنگلہ دیش کو نہ صرف JF-17 تھنڈر دینے جا رہا ہے، چائنا اس کو J-10C دینے جا رہا ہے، اس کی ملٹری ٹو ملٹری تعلقات پاکستان کے ساتھ بن رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ موو کر رہی ہیں وہ اس وقت ہر لحاظ سے بھارت کے لیے موت ہے۔ یہ صرف سفارتی موت نہیں ہے، بنگلہ دیش کے اندر ہمیں یہ نظر آ گیا ہے کہ بھارت کی تمام تر انویسٹمنٹ ڈوب چکی ہے، نیپال کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہیں، چین کے ساتھ اس کے بے تحاشا اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ وہ ابھی اتنی جلدی حل ہونے والے نہیں ہیں، چاہے وہ ون چائنا پالیسی ہو، چاہے وہ اروناچل پردیش ہو، چاہے وہ دیگر اس کے علاقے ہوں پورے بارڈر کے اوپر، چاہے تبت کے دلائی لاما ہو، اس سمیت بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو کہ چین
चीन और भारत के दरमियान अभी हल नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप ने जिस तरह, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि डैमेज हैज़ बीन डन, जो कुछ अमेरिका ने भारत के लिए या भारत के साथ कर दिया है, तो इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे ही दे सकता हूँ कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। अब कभी भी खुल के एक कॉन्फिडेंस के साथ भारत अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं बना पाएगा। और वो भारत जिसने 1991 में 266 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी से, जीडीपी से, 2023 के अंदर वो 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे चला गया है। अब उसकी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान में तेल की तलाश अमेरिका की मदद से की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर रेयर मिनरल्स के हवाले से पाकिस्तान मदद फराहम कर रहा है। तो चीज़ें इस वक्त बिल्कुल ही सही डायरेक्शन में जा रही हैं। हाँ, भारत से बड़ी आवाज़ें आ रही हैं कि 1971 में पाकिस्तान से जो है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश से माफ़ी मांगे। तो इस हवाले से मैं आपको पाकिस्तान का जो स्टांस है वो मैं आपको जाते जाते बता दूं कि पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान इस मामले को 2 दफ़ा एड्रेस कर चुका है। एक दफ़ा 1974 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, जिसमें ये कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से कि अगर मशरक़ी पाकिस्तान में जंगी जराइम का इर्तिकाब हुआ है तो पाकिस्तान की हुकूमत इसकी मज़म्मत के साथ साथ इस पर अफसोस का इजहार करती है। और साथ ही मुआहिदे में लिखा गया कि वज़ीर आज़म भुट्टो बांग्लादेश के अवाम से अपील करते हैं कि वो गलतियों को माफ़ करे और माजी को भूल कर आगे बढ़ें। ये एक दफ़ा एड्रेस किया गया और उसके बाद जब 2002 में जनरल मुशर्रफ बांग्लादेश गए, वहाँ पे खालिदा ज़िया से उन्होंने मुलाकात की, वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का दौरा किया और दोबारा अफसोस का इजहार किया। तो बात यह है कि ज़ाहिर सी बात है, माजी के दबे हुए मुर्दे आपने उखाड़ने हैं, उखाड़ लें पाकिस्तान की अचीवमेंट को अंडरमाइन करने के लिए, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।